प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही ये समाप्त कर देंगे। प्रियंका गांधी का जो कॉलर ट्यून है उसमें बजता है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। कांग्रेस को 9% वोट प्राप्त हुआ था। नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकरंग। लोकरंग में बात आज भारतीय राजनीति के नोटी बॉय की। ये ऐसे नोटी बॉय हैं कि समय समय पर अनेक बयान देकर सनसनी मचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शिवसेना के भूपोवीर संजय राउत की। संजय राउत ने हाल ही दिनों में एक बयान दिया और कहा कि यदि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो वो न सिर्फ नरेंद्र मोदी को परास्त करेंगी बल्कि उनकी जमानत जब्त करके उनका राजनीतिक करियर भी समाप्त कर देंगी। इस पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। भूपेंद्र जी, जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया है कि एक बड़ा, मैं कहूँगा, मजाकिया बयान है जो कि बहुत ही नॉन सीरियस जिसको समझा जा रहा है। जी। पर इतना सीरियस तो है कि इसकी बात की जाएगी इसके बारे में जी। तो आप सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप उस बयान को एक बार दोहरा दें दर्शकों के लिए और फिर उस पर हम आगे कुछ विश्लेषण करेंगे। देखिए, भारतीय राजनीति में सनसनी मचाने का काम लगभग 2 से 3 साल से संजय राउत जी कर रहे हैं, जो कि बार बार क्या कहते हैं आपको पता होगा, सरकार बनेगी तो शिवसेना के मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवसेना का। अच्छा, इनके बात में कुछ तो दम है कि पहले भी मुख्यमंत्री बना तो शिवसेना का और पार्टी टूटने के बाद ही मुख्यमंत्री बना तो शिवसेना का। तो इन्होंने ये कहा है कि प्रियंका गांधी जी को जो है राजनीति में पूरी तरह से आना चाहिए और वाराणसी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, और यदि ऐसा करती हैं तो नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त करा करके उनको गुजरात वापस भेज देंगे। तो इस तरह के नॉन सीरियस बयान और इस तरह के अति संयुक्तिपूर्ण बयान, मूर्खतापूर्ण बयान देना संजय राउत की आदत है। उसी में से ये एक बयान निकल कर आया है। अब क्योंकि उन्होंने बयान दे दिया है और उन्होंने प्रियंका गांधी को लगभग आमंत्रित भी कर दिया है कि वो आके और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़के उनकी जमानत जब्त कर दें, तो मैं आपसे मतलब एक गुजारिश करूंगा कि पिछले चुनाव में क्या परिणाम रहे हैं, एक नजर आप दर्शकों के लिए हमारे सामने वो पेश करें, बताएं। देखिए, सबसे पहला जो पिछला चुनाव है वो तो अभी विधानसभा का चुनाव है, और हमें लगता है कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो हमारे ओम प्रकाश राजभर जी से भी नीचे है, अपना दल से भी नीचे है। 2 जो सीट जीत करके बसपा से 1 सीट आगे है। तो ये स्थिति है। और खासकर यदि हम जो बनारस का जो ये लोकसभा क्षेत्र है उसकी यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत जो है 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें रोहनिया, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट और सेवापुरी जी। इन 5 में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या है 0 जी। बगल में मिर्जापुर में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या है 0। जौनपुर में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या है आर्यभट्ट 0 जी। चंदौली में कांग्रेस के विधायकों की संख्या है 0 जी। भदोही में कांग्रेस के विधायकों की संख्या है 0। तो इतने सारे 0 में 0 यदि जोड़ा जाएगा तो 0 आएगा, 0 में 0 का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये तो हो गया एमएलए सीट की बात। अब हम आगे बात करते हैं कि जो पिछले चुनाव हुए एमपी के, ठीक है, जो संसदीय चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने कितने प्रतिशत वोट पाए जी। क्योंकि ये जो संजय राउत जी का आमंत्रण आया है वो जो अगला चुनाव होने जा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसके लिए आया है। तो मैं कुछ आज डेटा लेकर आपके पास आया हुआ हूं। 2009 लोकसभा चुनाव जबकि कांग्रेस की वापसी हुई थी, उस समय बनारस में कांग्रेस को 9% वोट प्राप्त हुआ था। दहाई अंक में जाना संभव नहीं हो पाया। वो भी तब जबकि 2004 में जीते थे, उसके बाद भी ये दहाई अंक में नहीं जा पाए। फिर अब हम बात करते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव की, जब नरेंद्र मोदी वहां पर चुनाव लड़ने गए। और अच्छी बात यह थी कि मैं भी उस समय बनारस में था और उस चुनावी मैनेजमेंट में मैं सक्रिय रूप से शामिल भी था। 2014 में कांग्रेस की जो कुल मत प्रतिशत था वो था 7.3%। 2% का उनको घाटा हुआ जी। 2019 में भाजपा के ही जो पुराने नेता रहे अजय राय जी, उन्होंने खूब गाजे बाजे के साथ जो है तैयारी की 2019 के लिए, तो थोड़ा सा इजाफा हुआ और ये वोट बढ़कर 15% भी नहीं पहुंचा।
और 14% पर जाकर के रुक गया। वो 2014 का चुनाव था तो उनको लगा होगा 14% वोट ठीक ठाक उनको लगा होगा। जी। नहीं, 2019 में 14% पर अच्छा, आए। 19 में, माफ करें। हाँ, और अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी को जो वोट परसेंटेज प्राप्त हुआ। 2014 में मोदी जी के वोटों का जो प्रतिशत था वो था 57%, और ये वोटिंग परसेंटेज 2019 में बढ़कर पहुंच गया 64%। जी। तो अब इस तरह के सिनेरियो में संजय राउत जैसे सलाहकार यदि किसी को मिल जाए तो प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही ये समाप्त कर देंगे। तो ये जाकर के स्थितियां, ये जमीन की स्थितियां हैं। और आज भी आप जाएंगे तो जो मैंने जिन जिलों की बात की, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे भदोही हो, चाहे मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, गाजीपुर हो, कांग्रेस संगठन के नाम पर शून्य है। जी। ये स्थिति है कांग्रेस। अभी कुछ गुप्त सूत्रों से ये खबर मिली थी कि प्रियंका गांधी का जो कॉलर ट्यून है उसमें बजता है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर संजय राउत के जैसे दोस्त हों तो किसी व्यक्ति को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हाँ, ये बात तो भली प्रकार से जी उद्धव ठाकरे जी से पूछी जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे को इस व्यक्ति ने इतना चढ़ाया कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और ऐसा गिरे कि सिंबल भी नहीं है, पार्टी भी अपने पास नहीं है, शक्ति भी नहीं है। तो ये संजय राउत का पुराना काम है। ये कभी शरद पवार के पीछे लग जाएंगे, उनको चढ़ाने लगेंगे, कभी ये उद्धव ठाकरे के पीछे। हालांकि उनके पिता की जो लेगेसी है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, वो लेगेसी भी इनके साथ नहीं रह गई कहीं ना कहीं, जब से वो पार्टी दो पार्ट में बटी है। ये सारा जो खेल है, इस खेल के पीछे एकमात्र व्यक्ति है, वो है संजय राउत। अब इनके जैसे सलाहकार कांग्रेस को सलाह देना शुरू कर दिए हैं, तो शायद जो कांग्रेस की 50-55 सीटें आई हैं, इसको भी घटा करके 40 पर शायद ले जाने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं, तो अगर संजय राउत के लिए मैं ये कहूं कि एक ऐसे वायरस हैं कि ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, पहले एक जगह थे अब दूसरी जगह गए और वो इन्फेक्शन को फैलाते जा रहे हैं। अब हालांकि मैं ये कहूंगा कि ऑलरेडी ऐसे लोग तो कांग्रेस में भी उपलब्ध हैं। कांग्रेस की जो प्रवक्ताएं हैं इस समय 3-4-5 लोग हैं, वो भी भोपावीर हैं। कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, चिल्लाना और केवल चिल्लाना, शोर मचाना कि यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस को वोट देना चाहे भी और उनको सुन ले तो कांग्रेस को वोट न दे। प्रधानमंत्री जी ने इनको क्या कहा, इंडिया नहीं है, ये घमंडिया है। यानी कि चुनाव आप हार गए, उसके बाद आपकी बोली भाषा में सुधार होना चाहिए, थोड़ा सा आपको विनम्र होना चाहिए और अपने में सुधार करना चाहिए। लेकिन ये लोग चूंकि परिवार के हिसाब से चलने वाले लोग हैं और किसी को आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहेंगे यदि योग्य व्यक्ति आए। अच्छा, ऐसे ही एक भोपू वीर हैं रणदीप सुरजेवाला जी। अभी मैं आज ही उनका बयान देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जो लोग मतलब भाजपा को वोट करते हैं वो राक्षस हैं, वो भारत की जनता को पूर्णतः बिना किसी शर्म के वो राक्षस कहने पे भी उतारू हो चुके हैं। तो अब मैं आपसे मतलब कंक्लूजन में ये जानना चाहूंगा कि ऐसे प्रवक्ताओं के साथ, ऐसे सलाहकारों के साथ प्रियंका गांधी अभी राजनीति में आई भी नहीं है, तो आप क्या देखते हैं आने वाले जो चुनाव 6 महीने में चुनाव होने वाला है, तो उसके नतीजे आपके अनुसार क्या होने वाले हैं? अब मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, ये लोग जो अपना सलाहकार मंडल चुनते हैं तो कहां से ये नमूने उठाकर लाते हैं। आपको एक बार ध्यान होगा कि किसी ने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि खाट पर सभा करेंगे, तो खाट उठा के लेके चले गए लोग, वही हाँ, लोग खाट सभा में आते थे और वीडियो वायरल ये नहीं होती थी कि राहुल गांधी ने क्या बोला, ये वायरल होता था कि लोग अपने पीठ पर खाट बांध करके उठा ले जाते थे। अच्छा, ये मूर्खता समाप्त हुई तो किसी ने इनको राय दे दी कि स्टीमर पे चढ़ करके इलाहाबाद से लेकर बनारस और उधर आगे बढ़ो और लोग जो है वो रेत में आकर के नदी के किनारे इनका दर्शन करेंगे। फिर ये मूर्खता भी कम नहीं थी तो यूपी के 2 लड़के, तो ये राहुल गांधी जो अपना एक सलाहकार मंडल है वो भी खोज खोज करके इन नमूनों को भरे हुए हैं। और रणदीप सुरजेवाला जिसको कि एक चुनाव लड़ाया और उसकी जमानत जब्त हो गई, हमें हमारे समझ से तीसरे-चौथे नंबर पर जो व्यक्ति आया, राष्ट्रीय स्तर के उसके पास 21 पद कांग्रेस ने दे रखे हैं। तो ये स्थिति है कांग्रेस की, ये तैयारी है कांग्रेस की। जब कांग्रेस जो है, जब भारतीय जनता पार्टी अपने पन्ना प्रमुख तक की मीटिंग ले चुकी है, उस समय कांग्रेस जो है अभी भी इधर उधर गठबंधन कैसे हो, किससे हो, क्या करना है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से भगा रही है, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से भगा रही है, आम आदमी मतलब एक
बस यहाँ वहां ये भटक रहे हैं। कोई तैयारी कब करेंगे ये तो सोचना ही बड़ा मुश्किल है। तो आगामी समय जो है वो परिणाम बताएगा। बिल्कुल। भारत में बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो जुबान है ये मिठाई भी खिलाती है और जूते भी। भारतीय राजनीति के प्रवक्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपनी वाणी को संयम के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कब कहाँ क्या बोलना है। वसीम बरेलवी का एक मशहूर शेर है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या बात। शुक्रिया। नमस्कार।